अगर यदि आप लोग एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं या तो फिर जिन बच्चों का, जिन एस्पिरेंट का इस साल सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि 2024 में जो वैकेंसी आया था लगभग 50,000 के आसपास, उसमें अगर यदि उनका इन साल सिलेक्शन होने वाला है, जिनका एग्जाम और जो होता है फिजिकल वगैरह वो क्लियर हो चुका है, सिर्फ मेडिकल बचा हुआ है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट कैसे होने वाला है? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के जो जॉब होता है उसका जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल बोले तो क्या उसमें सिलेक्शन, सबसे पहले तो नॉर्मल सी चीज़ बात करेंगे हम, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह छोटा सा एक पार्ट होगा उसका, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह नॉर्मल सा चीज़ बताएंगे, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो लोग एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए वो भी चीज़ महत्वपूर्ण है। बाकी बात बचा आगे का वीडियो, तो उसमें हम आप लोग को ऐसा ऐसा चीज़ बताएंगे एसएससी जीडी का जो वैकेंसी होता है उसका जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आप लोग को भी शायद पता नहीं होगा। जो लोग का सिलेक्शन होने वाला है इन साल, शायद उनको भी पता नहीं होगा। ऐसा ऐसा सवाल आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं। टोटल जॉब प्रोफाइल से A to Z जानकारी आपको देंगे। कैसे सिलेक्शन मिलता है, कहाँ पे सिलेक्शन मिलता है, सैलरी कितना रहता है, मेडिकल क्या क्या उसमें जो है सो सुविधा मिलता है, कहाँ पे आपका ड्यूटी मिलता है, और ड्यूटी में ट्रांसफ़र कैसे होता है, आपका ड्यूटी में ट्रांसफ़र जो होता है वो आप कैसे ले सकते हैं, या तो फिर क्या पोस्टिंग आपको अपने स्टेट में मिलता है या तो फिर अदर स्टेट में मिलता है, या फिर हम बात करेंगे उसमें कि प्रमोशंस उसमें कैसे मिलता है। तमाम सारी जानकारियाँ जितने भी एक एसएससी जीडी के एस्पिरेंट के मन में उठती है, जो भी सवाल, वो टोटल आज आपका इस वीडियो में सॉल्व होने वाला है। सारा का सारा जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें। अगर यदि आप लोग एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं या तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है इस बार, तो टोटल जानकारी आज आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा, जो शायद आपको भी नहीं पता होगा। तो सब कुछ जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसी के लिए आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, और इसके बारे में बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद एक वीडियो बनाने का हमको आज मौका मिला है। तो सटीक जानकारी आपको आज इसमें मिलेगा एसएससी जीडी से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। और अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो अगर यदि आप इसमें जुड़े रहेंगे तो आपको एक तरह तरह की नई नई वैकेंसियाँ के बारे में पता चलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और एक एक करके सारा सवाल हम आप लोग को सामने पढ़ेंगे, उसका जवाब भी आप लोग को देते जाएंगे। सारा सवाल आप लोग के दिमाग में जो उठता है उसी से मैच करने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट सवाल जो होता है वो मेरा है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का भर्ती कब आता है। एसएससी जीडी का भर्ती कब आता है, तो इसका जवाब होगा कि अक्सर आमतौर पर ये जो है वो साल के नवंबर या तो फिर दिसंबर महीने में आता है, और इसका जो परीक्षा वगैरह होता है वो नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी में होता है, जिस तरह आप लोग अबर भी देखे होंगे। तो उसी तरह इसका वैकेंसी आता है प्रत्येक साल। फिर हम बात करते हैं अगला सवाल के बारे में, इसमें कितने वैकेंसियाँ जाती हैं प्रत्येक साल। तो देखिए, 2024 में जो इसमें वैकेंसी आया था वो आया था 46,617 वैकेंसी, जिसमें पुरुष के लिए था 41,467 वैकेंसी और फीमेल के लिए था 5150 वैकेंसी। ठीक है, इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है वो भी आप लोग को इस वीडियो में साथ साथ चर्चा करते हुए जाएंगे। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें सबसे पहला एग्जाम होता है, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम क्या है। एग्जाम में आपका 80 सवाल पूछा जाता है। 80 सवाल के लिए आपको 160 मार्क्स मिलते हैं, और उसके लिए आपको समय मिलता है 60 मिनट का पेपर सॉल्व करने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग रहता है 0.25। और उसमें जो सवाल पूछा जाता है वो रीजनिंग, जीएस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश से मिला करके 80 सवाल पूछा जाता है। अब फिजिकल का बात करते हैं, तो फिजिकल जो होता है, मेल का हाइट होता है 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है, और चेस्ट मांगा जाता है 80 से 85, 80 नॉर्मल, 85 फुल आकर के। थोड़ा सा पार्ट है, बाकी बात अभी खतरनाक सवाल जो है वो बचा हुआ है, जो कि आप लोग के दिमाग में हमेशा चलते रहता है। वो सब सारा सवाल अभी बचा हुआ है। टोटल 35 से 40 सवाल आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। तो वीडियो में अंत तक आप लोग जरूर बने रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे हम रनिंग। तो रनिंग का यदि बात करें हम, तो 5 किलोमीटर दौड़ना होता है मेल को 24 मिनट में, और वेट का यदि हम बात करें तो वेट 55 से 65 किलो के बीच होना चाहिए मेल का। फीमेल का वहीं बात करते हैं तो हाइट 157 सेंटीमीटर, रनिंग 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकेंड में, और वेट जो होता है वो 45 किलो से लेकर के 55 किलो तक होता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, मेरा अगला सवाल आता है कि कौन कौन सी फोर्सेस में भर्ती होती है एसएससी जीडी के तहत। तो एसएससी जीडी के तहत कुल 8 से 9 पोस्टेस है जहाँ पे आपको भर्ती होता है। सबसे पहला आपका आता है बीएसएफ, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। नेक्स्ट आपका है सीआईएसएफ, जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। नेक्स्ट आपका है सीआरपीएफ,
जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। नेक्स्ट आपका है आईटीबीपी जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है। उसके बाद है एसएसबी जो कि सशस्त्र सीमा बल है। फिर हम बात करते हैं असम राइफल्स का, एसएसएफ का और एनआईए का जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का होता है। तो टोटल यहाँ पे 9 प्रकार का जो वैकेंसी है, जो पद है, वो इसमें एसएससी जीडी के अंतर्गत दिया जाता है आपको। उसके बाद देखिए आपका अगला सवाल जो है वो आपका है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, सभी लोगों को पता है कि 10वां पास 10th पास है तो आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। फिर हम बात करते हैं, छोटा छोटा जानकारी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हुए जा रहे हैं। एज लिमिट क्या होता है, तो एज लिमिट इसके लिए होता है 18 से 23 साल और आपका जो रिजर्व कैटेगरी है उसको छूट मिल जाता है 3 साल का ओबीसी का, एससी एसटी का 5 साल का और ईएक्स सर्विसमैन का 3 साल का। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे छोटा सा सवाल कि क्या इसमें गर्ल्स भी अप्लाई कर सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, इसके लिए गर्ल्स भी एलिजिबल है, गर्ल्स के लिए भी ये वैकेंसी निकलता है। नेक्स्ट सवाल है एसएससी जीडी का एग्जाम कैसे होता है, तो ये सब कुछ तो आपको पहले बता दी, पहले एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और एग्जाम में इसका नेगेटिव मार्किंग भी होता है जो कि 0.25 मार्क्स होता है इसका नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए अब से यहाँ से होता है इंपॉर्टेंट सवाल शुरू। पहला सवाल इंपॉर्टेंट का जो हम बात करेंगे वो पूछता है सब लोग स्टूडेंट लोग कि एग्जाम किस लैंग्वेज में होता है, कौन कौन सा लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है। तो इसका जवाब होगा कि एग्जाम इंग्लिश, हिंदी और 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आयोजित किया जाता है। यानी कि एग्जाम को टोटल 13 लैंग्वेज में आयोजित किया जाता है। हर एक क्षेत्र का जो लैंग्वेज होता है उसी के हिसाब से जो एग्जाम का पेपर होता है उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि टैटू वाले जो टैटू छपवा के जाते हैं, जो गजनी हीरो बन के जाते हैं, उनके लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखिए इसका जवाब है कि छोटे मोटे टैटू जो होते हैं, जो रिलीजियस सिंबल्स होते हैं, अपने धर्म से रिलेटेड कोई छोटा मोटा टैटू बनवा के जाते हैं तो उसके लिए तो एलिजिबल है, लेकिन बड़ा बड़ा टैटू अगर बनवा लेते हैं जो कि परमानेंट है और बहुत बड़ा है, जो छुप नहीं रहा है आपके शरीर में, तो वैसा टैटू अगर बनवा के जाते हैं तो वो वहाँ पे अलाउ नहीं है, उसके लिए आपको बाहर कर दिया जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो जो भी टैटू का शौकीन है, अगर टैटू बना के रखे हैं और एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं, वो टैटू को अभी रिमूव करवा लें, आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया सुझाव है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नोक नी और फ्लैट फुट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो देखिए आप लोग को साफ साफ से बता दें कि नोक नी का मतलब होता है जो दोनों घुटना आपस में सटता है, और फ्लैट फुट का मतलब होता है कि जो पैर का निचला भाग होता है वो पूरा आपका प्लेन होता है, उसमें थोड़ा सा बीच में देखिएगा नॉर्मल लोग का गड्ढा होता है हल्का सा, लेकिन जो फ्लैट फुट होता है उनका सीधा होता है पूरा एकदम। तो उन दोनों के लिए मेडिकल में कहीं कोई जगह नहीं है, मेडिकल में उन दोनों को बाहर कर दिया जाएगा। अगर यदि कोई कैंडिडेट जो एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं, अगर यदि उनको ये प्रॉब्लम है, तो फिर जिनका मेडिकल अभी बाकी है इन साल वाला, उनको ये प्रॉब्लम है तो ठीक करके ही जाए, नहीं तो फिर आप वहाँ से बाहर हो जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है। तो कांस्टेबल की सैलरी बेसिक पे यदि बात करें तो 21,700 है, लेकिन इसमें अलाउंस वगैरह मिला करके 30 से 35,000 रुपये को आराम से मिल जाएगा स्टार्टिंग में सैलरी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा अलाउंस मिलता है। अलाउंस मतलब क्या क्या मिलता है ताकि मेरा सैलरी जो बढ़ता है। तो सबसे पहला बात करते हैं हम डियरनेस अलाउंस मिलता है जिसको डीए बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है जिसको एचआरए बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जिसको टीए बोलते हैं, राशन अलाउंस मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है और सीएसडी कैंटीन सुविधा मिलता है। सभी लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या इसमें कैंटीन मिलता है आर्मी की तरह कि नहीं मिलता है, तो इसमें मिलता है, सीएसडी कैंटीन सुविधा इसमें उपलब्ध है। नेक्स्ट सवाल और सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कि प्रमोशन कैसे होता है। आप कांस्टेबल में जाइएगा, कांस्टेबल में जाने के बाद आप इसमें प्रमोशंस कैसे लीजिएगा, कौन कौन सा पोस्ट आपका आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिए आप जाइएगा कांस्टेबल में, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा हेड कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल के बाद आप बनिएगा एएसआई, उसके बाद बनिएगा एसआई, फिर आप बनिएगा इंस्पेक्टर। तो ये टोटल पोस्ट होता है जो कि आप कांस्टेबल से सीधा इंस्पेक्टर तक जा सकते हैं, इतना प्रमोशन इसमें होता है। नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, जीडी कांस्टेबल का काम क्या होता है, क्या काम करना पड़ता है उनको। तो देखिए काम बहुत सारा करना पड़ता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ पे आप लोग को बताते हैं। सबसे पहला बॉर्डर का सिक्योरिटी, बॉर्डर में आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, बॉर्डर में आपको वर्क करना पड़ेगा, बॉर्डर में आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि जो कानून वगैरह होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप लोग का सहयोग पड़ता है, आप लोग का काम पड़ेगा उसमें, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए आप लोग का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट वीआईपी सिक्योरिटी, वीआईपी मतलब कोई नेता है, कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड एक्टर है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो उसके लिए सिक्योरिटी का भी काम दिया जाता है जीडी वालों का। नेक्स्ट है नक्सल टेररिस्ट ऑपरेशन। नक्सल टेररिस्ट ऑपरेशन मतलब कोई आतंकवादी वगैरह घुस गया देश के अंदर कहीं पर भी, तो कहीं पर भी आप लोग को भेज सकता है ऑपरेशंस करने के लिए नक्सलवादी के साथ। नेक्स्ट है डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा प्रबंधन। आपदा मतलब क्या होता है, कहीं सुनामी आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं कुछ हो गया ऐसा घटना जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रेस्क्यू वगैरह करने के लिए भेजा जाएगा। ये होता है नॉर्मल सा जीडी का काम। अब और इम्पोर्टेंट सवाल कि बॉर्डर ड्यूटी कैसी होती है, यानी कि बॉर्डर में आप जब ड्यूटी करेंगे, बॉर्डर में आपका पोस्ट पड़ जाएगा, तब आप वहाँ ड्यूटी क्या करेंगे, क्या काम रहेगा आपका।
तो सबसे पहले वहाँ पे काम रहता है बॉर्डर में घुसपैठ रोकना। घुसपैठ रोकने का मतलब क्या है कि कहीं दूसरे देश जहाँ पे हम बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, मेरा दुश्मन देश जो है, मेरा बगल का देश जो, वहाँ से घुसपैठ करके कोई मेरा भारत में तो नहीं आ रहा है, उसको रोकना है आपको। नेक्स्ट तस्करी को रोकना है। बहुत सारा का तस्करी होता है, बहुत, जैसे मान के चलिए कहीं तस्करी हो रहा है जो कि बैन है हमारे इंडिया में, उस चीज़ का तस्करी हो रहा है, जैसे बहुत सारा होता है नशीला पदार्थ वगैरह वगैरह होता है, बहुत कुछ होता है, तो वो तस्करी हो रहा है तो वो आपको रोकना है। और आपको 24/7 बॉर्डर में पेट्रोलिंग करना है। ड्यूटी बदल बदल के, एक ही जन को नहीं रहता है, ड्यूटी घंटा वाइज होता है, हावर वाइज होता है, तो ड्यूटी बदल बदल के आपको करना है और बॉर्डर में 24/7 आपको जो है पेट्रोलिंग करना है। ये काम होता है बॉर्डर पे जीडी का। नेक्स्ट में देखिए, अब बात करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में क्या करना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए कर रखने के लिए आपका क्या काम पड़ता है उसमें। तो देखिए उसमें आपका काम पड़ता है इलेक्शन ड्यूटी, वोटिंग वगैरह होता है, वहाँ पे आपका ड्यूटी दिया जाता है बूथ पे। फिर होता है राइट्स कंट्रोल, अगर यदि कहीं पे हिंदू मुसलमान का राइट हो गया है, कोई भी जात, कोई भी रिलीजियस का यदि राइट हो गया है, तो वहाँ पे आपको भेजा जाता है दंगा फसाद को रोकने के लिए। नेक्स्ट होता है क्राउड मैनेजमेंट, कहीं बहुत सारा भीड़ है, उग्र भीड़ है, कोई घटना घट गया है जहाँ पे भीड़ बेकाबू हो रहा है, तो वहाँ पे आपको भेजेगा भीड़ को काबू करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेट पुलिस को सपोर्ट करना, यानी कि कोई भी स्टेट में कुछ बहुत बड़ा घटना घट गया है, तो अगर यदि वहाँ की स्टेट पुलिस काम कर रही है उस पर, तो वहाँ पे आपको स्टेट पुलिस के लिए एक सहायक के रूप में भेजा जाएगा, यानी कि स्टेट पुलिस को आपको सहायता करना होगा वहाँ जाके और सब कुछ रोकना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सीआईएसएफ में एयरपोर्ट सिक्योरिटी का काम कैसे होता है। जैसे सीआईएसएफ लोग का बहुत सारे लोगों का एयरपोर्ट वगैरह में मिलता है, तो एयरपोर्ट में उनका क्या सिक्योरिटी रहता है, क्या काम करना होता है। तो देखिए सबसे पहला तो आपका पैसेंजर्स की चेकिंग करना, पैसेंजर्स का जैसे जो आता है जाता है उनका चेक करना। फिर आपका लगेज की सिक्योरिटी, सामान जो होता है पैसेंजर लोग का उसका सिक्योरिटी देना आपको। फिर दूसरा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, वो होता है एयरफील्ड और वीआईपी लंग की सुरक्षा। अब आप लोग को एयरफील्ड और वीआईपी लंग के बारे में नहीं पता होगा तो हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए एयरफील्ड क्या होता है। एयरफील्ड होता है कि हवाई अड्डे का वो पूरा क्षेत्र जहाँ रनवे, पार्किंग एरिया, जहाँ विमान खड़े रहते हैं और एयरक्राफ्ट से जुड़ा संचालन काम होता है। वहाँ पे एक जो होता है वो वीआईपी प्लेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एयरफील्ड, वहाँ पे आपको बढ़िया से ड्यूटी करना है। और वीआईपी लंग के बारे में यदि बात करें तो हवाई अड्डा का एक विशेष क्षेत्र होता है वीआईपी लंग, जहाँ पर मंत्री, उच्च अधिकारी, सेलिब्रिटी या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति ठहरते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वीआईपी लंग, जो कि एयरपोर्ट के अंदर होता है। तो वहाँ पे आपको बढ़िया से सिक्योरिटी देना है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि नक्सल टेररिस्ट ऑपरेशन में कांस्टेबल की ड्यूटी कैसे होती है। तो देखिए आपको सबसे पहला आपको सर्च ऑपरेशन देना है। सर्च ऑपरेशन के बाद आपका एरिया डोमिनेशन देना है। जैसे मान के चलिए कि कोई नक्सल टेररिस्ट का एरिया है जहाँ पे आपका ड्यूटी पड़ गया है और वहाँ पे नक्सल वगैरह का कुछ जैसे घटना होते रहता है, मान के चलिए कोई बम फोड़ दिए नक्सल लोग, ऐसा कुछ घटना होते रहता है, तो वहाँ पे आपको ड्यूटी कैसे करना है। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको सर्च ऑपरेशन करना होगा। नेक्स्ट में आपका एरिया डोमिनेशन करना होगा। एरिया डोमिनेशन करने का मतलब होता है कि जो पूरा इलाका है वहाँ का, उसमें लगातार आपको गश्त करना होगा, निगरानी रखना होगा, ताकि दुश्मन और आतंकवादी या अपराधी इस इलाके में सक्रिय ना हो सके, ठीक है, जहाँ पे नक्सल एरिया रहता है वहाँ पे। उसके बाद होता है कि रोड ओपनिंग पार्टीज करना होगा आपको। इसका मतलब होता है जब किसी रोड से सेना, पुलिस, वीआईपी या काफिला गुजरता है तो पहले जवानों की एक टीम जाकर उस सड़क को चेक करती है, वो होता है रोड ओपनिंग पार्टीज। उसके बाद आपका होता है विलेज में सिक्योरिटी देना, वहाँ के अगल बगल के जो गांव है, नक्सल एरिया के जो अगल बगल के गांव है, उस गांव को आपको सिक्योरिटी देना है। नेक्स्ट सवाल, डिजास्टर मैनेजमेंट में कांस्टेबल की क्या रोल होती है। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब आप लोगों को बताएं कि आपदा होता है। आपदा मतलब कहीं बाढ़ आ गया, कहीं तूफान आ गया, कहीं साइक्लोन आ गया, कहीं सुनामी आ गया, ऐसा होता है आपदा। तो वहाँ पे यदि आपका ड्यूटी पड़ता है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले बाढ़, भूकंप, साइक्लोन में रेस्क्यू ऑपरेशन करना होगा। रेस्क्यू करना होगा, मान के चलिए बाढ़ आ गया तो वहाँ 2, 4, 5, 10 लोग फंस गए हैं बाढ़ में, तो आपको उसको रेस्क्यू करके बाहर निकालना होगा। वहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह का सब कुछ सुविधा रहता है, वो सब समय जब आता है तो उससे आपको रेस्क्यू करना है। नेक्स्ट में आपको राहत सामग्री बांटना है, जो सरकार के द्वारा जो दिया जाता है वो राहत सामग्री सभी लोगों तक पहुँचाना है जिसको जरूरत है। फिर यहाँ पे मेडिकल हेल्प में सहयोग करना है, आपको मेडिकल किट वगैरह देना है, सबको दवाई वगैरह देना है। तो ये होता है अगर डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं हो जाता है, आपका ड्यूटी पड़ जाता है, तो आपको ये सब काम वहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि पोस्टिंग कहाँ मिलती है। एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पोस्टिंग कहाँ पे मिलती है। तो सबसे पहले बॉर्डर स्टेट्स में मिलता है। अब देखिए बॉर्डर स्टेट्स हमारे भारत के लिए कौन कौन है। आपका जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है और नॉर्थ ईस्ट का जो भी स्टेट है वो है। फिर आपको मेट्रो सिटीज में मिलता है। मेट्रो सिटी जो हमारा जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह जो भी मेट्रो सिटी है, वहाँ पे आपका मेट्रो सिटी में आपका जो है सो मिल सकता है। मेट्रो स्टेशन के अगल बगल वहाँ पे आपका ड्यूटी मिल सकता है। या तो फिर नक्सल एरिया, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार वगैरह नक्सल एरिया है, तो वहाँ पे आपका नक्सल प्रभावी क्षेत्र में आपका ड्यूटी मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल जो कि सब लोग बात करते हैं कि होम स्टेट में पोस्टिंग मिलती है या ऑल इंडिया में। तो देखिए एसएससी जीडी तो आपका सेंट्रल जॉब हो गया, तो इसका जो पोस्टिंग होता है वो ऑल इंडिया बेसिस पर होती है। होम स्टेट में पोस्टिंग मिलना रेयर केस है।
मतलब 1% 2% चांस है कि आपका होम स्टेट में आपका पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन सारे लोगों को बाहर ही भेजा जाता है स्टेट से, क्योंकि ये पूरा ऑल ओवर इंडिया का पोस्टिंग होता है, तो सबको मैनेज करके इधर से उधर भेजा जाता है। तो अपना स्टेट में, अपना लोकल एरिया में मिलना थोड़ा नामुमकिन है इसमें। अब बात करते हैं कि कितने साल के बाद ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र मतलब आप एक जगह ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे 2 साल 3 साल आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहाँ से ट्रांसफ़र आपका कितने साल के बाद होगा। तो देखिए इसमें प्रोसेस है, 3 से 5 साल के बाद जो होता है वो ट्रांसफ़र आने की, ट्रांसफ़र या तो फिर रोटेशन पॉलिसी इसको बोल सकते हैं, लागू होती है। तो अब 3 से लेकर के 5 साल जब आप ड्यूटी करेंगे कहीं एक जगह, तो उसी के बीच में आपका ट्रांसफ़र किया जाता है। 3 से लेकर के 5 साल तक आपको एक जगह ड्यूटी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल कहीं ड्यूटी किया और आपका तुरंत ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा नहीं होता। 3 साल से लेकर के 5 साल तक आपको एक जगह ड्यूटी करना पड़ता है, फिर आपका ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कांस्टेबल को छुट्टियाँ कितने दिन मिलती है। एक छुट्टी जो कांस्टेबल का जॉब लग जाएगा आपका, तो आपको छुट्टी कितना दिन मिलेगा। तो देखिए छुट्टी 3 प्रकार का मिलता है इसमें। सबसे पहले होता है अर्न्ड लीव। अर्न्ड लीव छुट्टी जो होता है वो सबसे पहला जो होता है वो आपका साल में 30 दिन का मिलता है। एक साल में 30 दिन का छुट्टी जो होता है वो आपका गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। वो आप 30 दिन का छुट्टी कभी भी ले सकते हैं एक साल में, वो आपका सैलरी नहीं कटेगा। नेक्स्ट होता है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव का मतलब होता है कि 8 दिन का सैलरी नहीं कटता है, मतलब 8 दिन आप छुट्टी ले सकते हैं। अगर ये आपको कुछ इमरजेंसी वगैरह पड़ गया तो आप कैजुअल लीव ले सकते हैं 8 दिन के लिए। बाकी बात 8 दिन का आपका सैलरी नहीं कटेगा। 8 दिन के बाद आपका 9 दिन 10 दिन रहेंगे तो आपका सैलरी कटने लगेगा। 8 दिन का सैलरी फ्री रहता है कैजुअल लीव में। और अगर यदि मेडिकल लीव लेते हैं आप, मेडिकल लीव आपको कैसे मिलता है, आवश्यकता अनुसार मिलेगा हेल्थ इशू होने पर। जैसे मान के चलिए आपको चोट लग गया, कहीं पे पैर में कट मार गया, कहीं पे आपका बुखार हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह से आपको जो है मेडिकल लीव दे दिया जाता है वहाँ से, और उसके लिए भी आपका सैलरी नहीं कटता है। नेक्स्ट बात करेंगे सीएसडी कैंटीन का फायदा क्या है। देखिए सीएसडी कैंटीन का फायदा इसमें मिलता है कि नहीं, तो आप लोग को पहले ही बता दिए कि हाँ इसमें सीएसडी कैंटीन का फायदा मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है कि मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ कांस्टेबल को मिलती है या उसके पूरे परिवार को मिलती है। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि शायद हम ड्यूटी पे जाएंगे तो शायद मेरा ही मेडिकल जो फ्री वगैरह रहता है, जो मिलता है सुविधा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है मेडिकल सुविधा पूरे परिवार को मिलता है, यानी कि आपके परिवार के अंदर जो आपके माँ हैं, आपके पिताजी हैं, आपके बच्चे हैं, उन सारे लोगों को मेडिकल की सुविधा फ्री में मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप लोग की टेंशन मत लीजिएगा कि सिर्फ मेरे को ही मेडिकल मिलेगा, सबको मिलेगा, पूरा फैमिली को मिलेगा। और अगर वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, अगर ये जानकारी भरी वीडियो लग रहा होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी से आगे प्रमोशंस एग्जाम कौन कौन से हैं। जैसे आप एसएससी जीडी में पोस्टेड हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो अगर यदि आप उसमें एग्जाम दे करके आप जो वो प्रमोशंस लेना चाहते हैं तो क्या एग्जाम देना पड़ता है आपको। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि LDCE यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है। आपका डिपार्टमेंटल होता है, सिर्फ डिपार्टमेंटल के लिए निकाला जाता है। जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं उनके लिए निकाला जाता है, तो आप उस एग्जाम में दे सकते हैं, और उस एग्जाम में आप दे करके हेड कांस्टेबल, ASI, SI पदों के लिए जा सकते हैं। तो वहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम भी प्रत्येक साल होता है, तो वहाँ पे एग्जाम देकर भी प्रमोशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं एग्जाम निकाल करके। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट सवाल कि जीडी कांस्टेबल की जॉब सिक्योर है, परमानेंट है या नहीं है। तो इसका साफ साफ जवाब है कि इसका जो जॉब है वो परमानेंट है, 60 साल तक है। इसका अग्निवीर का नहीं है। अग्निवीर तरह जो 4 साल का है वो इसमें नहीं है, इसमें 60 साल परमानेंट जॉब होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि पेंशन या रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं क्या। तो देखिए इसका जवाब है कि हाँ, इसमें जो है वो रिटायरमेंट और पेंशन मिलता है। NPS नेशनल पेंशन सिस्टम इसमें लागू है, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स और ग्रेचुइटी और आपका लीव इनकेसमेंट वगैरह इसमें आपको मिलता है। आप देखिए ग्रेचुइटी का मतलब क्या होता है। ग्रेचुइटी का मतलब होता है कि नौकरी के सम्मान में एकमुश्त पैसे जो आपका रिटायरमेंट के समय मिलता है। रिटायर करते हैं तो सुनते हैं कि इसको इतना पैसा मिल गया, इतना लाख मिल गया, इतना लाख मिल गया, वो होता है ग्रेचुइटी। और होता है लीव इनकेसमेंट। लीव इनकेसमेंट का मतलब होता है कि अगर यदि आप छुट्टी बचा के रखे हुए हैं, जैसे एक साल में 30 छुट्टी मिलता है, 30 छुट्टी में आपका छुट्टी बचा हुआ है, तो छुट्टी बचा हुआ रहता है तो वो रहता है आपका। वो छुट्टी यदि बचा हुआ है तो आपका छुट्टी के बदले पैसा दिया जाता है, छुट्टी बचता है तो यही होता है इनकेसमेंट। तो फाइनली दोस्तों हमारा वीडियो खत्म होता है। जितना सवाल मैंने इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के लाया था सब कुछ आप लोग को बता दिया है। अगर यदि वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए। आप किसी भी पोस्ट पे बताइएगा, जैसे आर्मी के बारे में बताइएगा, SI के बारे में बोलिएगा, कोई भी वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब होता है उसके बारे में यदि आप डिमांड करते हैं वीडियो का, तो वो वीडियो हम रिसर्च करके बनाएंगे और बेहतरीन वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा हुआ, हेल्पफुल लगा हुआ SSC GD के कैंडिडेट को, जिनका सिलेक्शन इस बार होना है और जिसका सिलेक्शन अगला बार होना है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई अगला बार वालों का। इस बार जिनका होने वाला है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था आप लोगों ने, जिसका फल आप लोग को मिलने जा रहा है 2025 में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।